बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है और मैं हूं दीपक चतुर्वेदी। आज हम लोग क्लास 11th के यूनिट मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग ये जानेंगे कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व कैसे की जाती है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी the dimension of each term must be same as RHS and LHS। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी कांस्टेंट। जितने भी टर्म है हमारे, वो सारे टर्म की डायमेंशन कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब सेम होनी चाहिए। फिर सेकंड रूल कहता है, तो फर्स्ट सेकंड रूल कहता है वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी। ठीक, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी। हम सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि 10 एम्पियर करंट है और अगर 5 न्यूटन ऐड कर दो फोर्स, तो 1 एम्पियर है 1 न्यूटन है, क्या पॉसिबल है? क्या दोनों की यूनिट सेम है? सेम नहीं है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर लिखा है, तो ये सिमिलर क्वांटिटी है, करंट की क्वांटिटी है, यूनिट भी इनकी सेम है, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। जितने भी टर्म हो उनकी डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी। हम सिर्फ किसको ऐड कर सकते हैं? सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। 5 न्यूटन में 10 एम्पियर नहीं कर सकते, 5 केजी में 10 मीटर नहीं कर सकते, क्योंकि एक मास है एक डिस्टेंस है। लेकिन 5 मीटर और 10 मीटर अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है, इसलिए हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी में ये 2 रूल कॉमन से। थर्ड रूल कहीं का यूज होता है, हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है नो डायमेंशन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। साइन कॉस टैन 2 पाई 3 पाई कांस्टेंट टर्म्स 1/2 2 3 4 ऐसे टर्म्स कहीं भी आ जाएं तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर आया कि पावर ऑफ क्वांटिटी, पावर ऑफ क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन। हम कहीं आपने सुना है कि 2 की पावर 3 एम्पियर, ऐसे कहीं लिखा होता है क्या? 5 की पावर 6 न्यूटन, 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू के फॉर्म में हम कहें तो 10 की पावर 2 मतलब ये 100 है। लेकिन एक बार आप सोचो, क्या आपने कहीं लिखा देखा है कि 2 की पावर 3 एम्पियर हो? क्या कहीं ऐसा होता है? कहीं ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो पावर है 3, ये पावर 3, इसका सही लिखने का तरीका क्या है? 2 की पावर 3 एम्पियर। इसका मतलब है कि पावर जो 3 है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि यह एक नंबर है, क्योंकि ये क्या है? एक नंबर है। बात कंफर्म हुई? पावर ऑफ क्वांटिटी है नो डायमेंशन। 5 की पावर 6 न्यूटन, इसको हम सही तरीके से लिखें तो 5 की पावर 6 न्यूटन। इसका मतलब 5 की पावर 6, ये 6 नंबर है, ये 6 क्या है? एक नंबर है। एक नंबर है तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, ये 3 हमारे रूल थे, इसको देखिए। अब एक नेक्स्ट आप बताते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लो उसने कहा कि वेलोसिटी इक्वेशन, एक इक्वेशन के फॉर्म में आप देखिए
एक वेलोसिटी इक्वेशन, एग्जाम्पल वेलोसिटी इक्वेशन v इक्वल a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। v वेलोसिटी है, t टाइम है, फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए बी सी। हमको ए बी सी की डायमेंशन चाहिए। हमने कहा डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हम क्या लिख सकते हैं? b माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर इक्वल 0 लिख सकते हैं। यहां पर देखो जो v की डायमेंशन है वही तो a की डायमेंशन होगी। यही तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। मतलब जो v की डायमेंशन होगी वही a की डायमेंशन होगी। बात कंफर्म है? इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन शॉर्टकट में डायमेंशन ऑफ v किसके सेम होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी डायमेंशन lt माइनस 1 क्या होगी? lt माइनस 1 lt माइनस 1। तो यहां पर m0 l1 और t माइनस किसके सेम हो गया? डायमेंशन ऑफ a मिल गया। a कितना है? m0 l1 t माइनस 1। फिर आया मुझे b चाहिए। अगर b चाहिए तो वही बात ना, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी सेम, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ b किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ bt के इक्वल होगा। जरा डायमेंशन ऑफ bt के इक्वल होगा, सॉल्व करके देखिए कि डायमेंशन ऑफ b वेलोसिटी मीजर होती है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड तो क्या दिख रहा? m0 l1 t माइनस 2 इक्वल b अपॉन में आ गया t का टाइम t ऊपर चला गया तो t माइनस 1 तो m0 l1 t माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन हो गई? b की डायमेंशन हो गई। ये किसकी हो गई? a की हो गई। अब बचा क्या? c बचा। तो वही प्रोसेस कि डायमेंशन ऑफ b इक्वल डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। b क्या? m0 l1 t माइनस 1 इक्वल c अपॉन में t स्क्वायर तो t की पावर 2 या t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? m0 l1 t माइनस m0 l1 t माइनस 3। ये डायमेंशन ऑफ a हो गई, ये b हो गई, ये c हो गई। ठीक, बात कंफर्म हुई। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ईच टर्म की सेम रहती है। हमने इस फॉर्मूले को क्या किया? जितना भी आरएचएस में लिखा था राइट साइड में माइनस करके लेफ्ट में लिख लिया इक्वल 0। अब कहा ईच टर्म सेम होना चाहिए, मतलब जो b होगा वही a होगा। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b इक्वल डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। ठीक, नोट कर देखो। फिर आया कि मान लो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कहते हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंट कहता है तो उसको कैसे यूज करें? अब एक बात है कि मान लो किसी टर्म में प्लस माइनस आ गया, तो प्लस माइनस आ गया तो क्या करेंगे? तो उसका कंपैरिजन कैसे कराएंगे जरा देखना। जैसे में लिखा है न्यूमेरिकल p इक्वल a माइनस x स्क्वायर माइनस b अपॉन a। कह रहा कि a एंड b का रिलेशन चाहिए। p पावर है, x डिस्टेंस है, t टाइम। p क्या है? पावर है, x क्या है?
डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम। p पावर x डिस्टेंस, t टाइम, डिस्टेंस मीजर होती है मीटर में, इसकी तो l हो जाएगी, टाइम मीजर होता है सेकंड में, तो t हो जाएगा, लेकिन पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क, p इक्वल w अपान t होता है। तो p इक्वल w वर्क, मैंने कहा था वर्क को याद कर लीजिएगा, ml2 t-2 और टाइम का t। तो बताओ p की डायमेंशन क्या आई, ml2 t-3 हो गई। सॉल्व करके देखिए, अब कह रहा p इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो क्या लिख सकते हो, p माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए टी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, सिमिलर क्वांटिटी को करते हैं ना। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ बी। P इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन 80। अब कंपैरिजन कराने की बात आई, तो कंपैरिजन अगर हम करा के देखें तो यहां पर हमने सेकंड क्वांटिटी में कहा था वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी, हम सेम क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम क्वांटिटी का टर्म है, या कह सकते हो किसी भी क्वांटिटी में मान लीजिए कि एक क्वांटिटी एक टर्म में बीच में प्लस माइनस आ जाता है, तो कंपेयर इटसेल्फ, उसका कंपेयर किससे कर देते हैं, उसी के साथ कर देते हैं। जैसे डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ बी, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, L2, कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब सॉल्व करके देखिए क्या बचा, P माइनस क्या डायमेंशन है, L2 निकालिए आपने, माइनस बी अपॉन 80 इक्वल 0। अब ये ऐड तो होगा नहीं, तो बताओ क्या बचा, P इक्वल L2 माइनस बी अपॉन 80, ये टर्म सॉल्व हो गया कि B L2 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो क्या लिख सकते हो, P इक्वल B अपॉन 80 लिख सकते हैं, P इक्वल B अपॉन 80। तो जरा बताओ B की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, B को आप सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप B को सॉल्व कर चुके हैं तो बताइए A की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, P इक्वल B अपॉन 80। तो ये L2 है, B इक्वल L2 हो गया, तो सॉल्व कर लीजिए। P A T क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल L2 माइनस B, B भी L2 है, तो A इक्वल L2 अपॉन P इंटू T, तो A इक्वल ये L2 हो गया, पावर P कितना है, ML2 T माइनस 3 और T क्या है, T हो गया। सॉल्व करो तो यहां पर T माइनस 2 हो गया, T माइनस 2, L2 से L2 कैंसिल, M माइनस 1 और T माइनस 2 पर गया तो T2 हो गया, M माइनस 1 T2 हो गया। ठीक है, A की डायमेंशन कितनी आई, M माइनस 1 T2, ठीक है, B की डायमेंशन कितनी आई, L2। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस बी, मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स जो होगी वही डायमेंशन ऑफ बी होगी, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ बी। सॉल्व हो गया। यहां पर क्या बना था, P इक्वल L2 माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी कितना, L2 अपॉन 80, सेम हो गया, ऐड सब्ट्रैक्ट होते नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हटा दीजिए, कांस्टेंट क्या था, L2 मैंने हटा दिया, तो P इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 80। यहां पर क्या बना था, यहां पर क्या बना, P इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सॉल्व हो गया। चलो अब क्वांटिटी को चेंज कर दें,
पर दूसरे टाइप में पूछ ले। जैसे उसने कहा कि मान लीजिए कि x इक्वल f इक्वल a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, f इक्वल a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये दे दिया। कहा कि f फोर्स है, t टाइम है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b। यहां पर f क्या है, f फोर्स है, t टाइम है, क्या फाइंड करना है, ए बी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी का रूल लगा दें, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल 0। ईच टर्म मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, जो एफ की होगी वही इसकी होगी। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स। एक्स क्या है, एक्स गिवन है, एक्स इज द डिस्टेंस, एक्स गिवन है, एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो एफ की डायमेंशन बताइए, एम एल टी माइनस 2 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स का मीन्स एल की पावर 1/2 इक्वल ए। एल की पावर 1/2 ऊपर गया तो एम एल की पावर 1, एल की पावर माइनस 1/2 और टी की पावर -2। तो सोचो, बेस इक्वल है, पावर को ऐड करो, पावर को ऐड कर दो तो ए एम 1 माइनस 1/2 1/2 और t माइनस किसकी हो गई, a की डायमेंशन। फिर आया कि हमको b भी चाहिए, तो वही रूल, डायमेंशन ऑफ f इक्वल डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। f क्या, m l t माइनस 2 अपान में t स्क्वायर इक्वल b। t ऊपर गया तो m l t माइनस 4 इक्वल b। तो b की डायमेंशन कितनी हो गई, m l t की पावर -4। a की कितनी हो गई, m l की पावर 1/2 और t की पावर -2 हो गया। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी समझ में आई। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। सारे टर्म की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहा कि वेलोसिटी इक्वेशन फिर से देखिए, अब यहां पर एक डिनोमिनेटर का फॉर्म देखते हैं। V velocity equation, velocity time equation, velocity time equation V equal a plus bt, a plus bt plus c upon d plus t, c upon d plus t। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। चलिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी का रूल लगाइए, v माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी अपॉन डी प्लस टी इक्वल। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ b वही होगी जो डायमेंशन ऑफ a होगी। बताओ, एक डायमेंशन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड तो lt -1 इक्वल a हो गया। आप m भी लिख सकते हो, सीरियल में होता है तो m 0 कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही दीजिएगा। ये हमारा a हो गया, ठीक। फिर वही फर्स्ट पार्ट सेकेंड में
कि डायमेंशन ऑफ बी इक्वल डायमेंशन ऑफ बी टी। ठीक, तो बी क्या, m0 l t-1 अपॉन में t इक्वल b हो गया। ऊपर गया तो बताओ b की वैल्यू क्या आई, m0 l t-2। ठीक है, हमको b मिल गया। अब हमको c चाहिए, c चाहिए, लेकिन c के डिनोमिनेटर में d प्लस t लिखा है। हमने क्या कहा था, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी। हम किसी सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर यूनिट को ही आपस में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ d इक्वल डायमेंशन ऑफ t। d की डायमेंशन वही होगी जो t की होगी, तभी तो आपस में ऐड होंगे। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ d क्या है, टाइम t की t होगी, तो m0 l0 और t1, ये हो गया d। अब क्या बचा, c बचा, तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ b इक्वल डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t। तो t, d की डायमेंशन निकाल चुके हो, d कांस्टेंट टर्म्स था, ऐड हो नहीं सकता। इसका मतलब b को हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन t लिख सकते हैं, c अपॉन t लिख सकते हैं। ठीक है, तो v, तो c क्या है, v इंटू टी, मतलब डायमेंशन ऑफ c वही होगी जो डायमेंशन ऑफ v इंटू टी होगी। बताओ v क्या है, LT-1 और टाइम क्या है t, t-1 t+1, तो t 0 हो जाएगा, t 0 तो वैल्यू 1, मतलब डायमेंशन ऑफ c कितना आया, m0 l1 t0। ठीक, m0 l1 t0, तो डायमेंशन ऑफ a हो गई, b हो गई, c हो गई और d हो गई। अगर किसी भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में a प्लस माइनस का टर्म्स एक साथ आ जाए तो कंपेयर इटसेल्फ उसी से कर देते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी। हम उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जो कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसी में एक दूसरे टाइप का फॉर्मूला पूछ देता है, जैसे वेलोसिटी इक्वल अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स, तो इस टाइप के टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी एक और देखते हैं करके, वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी इक्वल अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स। क्या का फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स डायमेंशन निकालो तो सेम हो गया। दो तरीके हैं, तो पहले हम तो स्क्वायर करते हैं, वेलोसिटी v का स्क्वायर, तो p अपॉन x। हमको क्या चाहिए, x, तो क्या बना, p अपॉन v स्क्वायर। मतलब डायमेंशन ऑफ x किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ p अपॉन v स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ x, p बताओ क्या, प्रेशर, p प्रेशर होता है F अपॉन a, और फोर्स की डायमेंशन होती है mL-T-2 और एरिया की होती है L स्क्वायर। एक L कैंसिल तो क्या, mL-1 T-2। ठीक, वेलोसिटी बताओ किसमें मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड, तो कितना, LT-1। तो P mL-1 T-2, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर है, LT-1 का होल स्क्वायर करो, LT-1 का होल स्क्वायर, तो mL-1 T-2 अपॉन में आ जाओ, तो L2 T-2। ठीक,
तो सॉल्व करो, m L2 ऊपर गया, L माइनस 3, t माइनस 2 कैंसिल, तो ml माइनस डायमेंशन ऑफ x कितनी हो गई, ml माइनस 3 हो गई। ठीक है, इसी को टर्म्स में जैसे मैंने कहा कि कोई भी टर्म्स अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के टर्म्स में हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का कंपेयर उसी ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी के साथ में कर दिया जाता है। जैसे वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या कहता है, वॉन डेर वाल इक्वेशन होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल R, वेयर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ। लॉ ऑफ होमोजेनिटी का रूल लगाइए कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर यूनिट या सिमिलर क्वांटिटी। हम उसी को ऐड कर सकते हैं, हम उसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सेम। इसका मतलब है कि अगर ये ऐड हो रहा है तो इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट सब सेम होगी। यही तो कहने का मतलब है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी सिमिलर यूनिट। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ P वही होगी जो डायमेंशन ऑफ A अपॉन B स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ P, P क्या है, प्रेशर। अभी ये बताइए, अब डायमेंशन ऑफ P इक्वल डायमेंशन ऑफ A अपॉन B स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ B स्क्वायर इंटू चला गया इक्वल डायमेंशन ऑफ A। बताओ P प्रेशर है, F अपॉन A होता है, ml माइनस 1 T माइनस 2, कैसे, P इक्वल F अपॉन A से सॉल्व करेंगे। B स्क्वायर, B वॉल्यूम है, L3 होता है, 2 का मल्टीप्लाई तो L6 हो गया इक्वल A हो गया। तो बताओ A की डायमेंशन क्या है, ml5 T माइनस। अब हमको किसकी डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन B की चाहिए। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ B इक्वल डायमेंशन ऑफ B। बताओ B की डायमेंशन क्या निकली, सपोज दैट A अपॉन B पूछ लिया, A क्या है, ml5 T माइनस 2 और B क्या है, L3 कैंसिल, तो ml2T माइनस, ml2T माइनस 2 से कुछ याद आया, वर्क की डायमेंशन, वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन भी यही होती है ना, बहुत कुछ होता है। अब आया कि पावर, मान लो पावर वाले आपसे टर्म्स, एक पावर और साइन कांस्टेंट, जरा ध्यान समझिएगा। कहा कि P इक्वल P नॉट E की पावर माइनस अल्फा T। नीट पूछा क्या, अब समझना, P इक्वल P नॉट E की पावर माइनस अल्फा T स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। इसको फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। T क्या है, टाइम, P क्या है, प्रेशर, P नॉट क्या, इनिशियल प्रेशर, बोथ आर प्रेशर, P नॉट दोनों क्या है। अभी हमने आपसे एक बात कही थी कि 2 की पावर 3 एम्पियर 2 की पावर 4 न्यूटन, क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं लिखा था, कैसे, 2 की पावर 3 एम्पियर। इसका मतलब किसी की जो पावर है वो नंबर्स में होती है,
0 से 10 तक हो, 11 हो, 100 तक इनफाइनाइट टाइम हो सकती है। लेकिन किसी की पावर का डायमेंशन रखती हुई आप सोचिए 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 एक वैल्यू देगा कि 2 की पावर 5 है तो एम्पियर में क्या है 32 एम्पियर। 2 की पावर 3 एम्पियर मतलब 8 एम्पियर लिख सकते हैं। लेकिन 2 की पावर 3 में अगर 3 पूछा जाए 3 है डायमेंशन, तो आंसर इज नो। 3 की कोई डायमेंशन नहीं होती। लॉ ऑफ होमोजेनिटी मैंने बताया है थर्ड रूल में कि पावर ऑफ एनी क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन। ठीक है, अगर नो डायमेंशन है तो पावर ऑफ क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्फा टी स्क्वायर, यही तो पावर में लिखा, ये क्या होगा m0 l0 t। ठीक, तो अल्फा इक्वल m0 l0 t0 अपॉन में t की t होती है टाइम की t। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा बताओ क्या है, ये ऊपर गया तो m0 l0 t की पावर माइनस डायमेंशन ऑफ अल्फा कितनी निकली m0 l0 t की पावर माइनस। पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या एनी क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन, इट इज रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू करता है। सेकंड देखें, सेकंड में कहा उसने हाँ चलिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा। फॉर्मूला है P इक्वल अल्फा अपॉन बीटा, P इक्वल अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस के जेड अपॉन अल्फा। ठीक, ये दिया। हम कुछ डायमेंशन किसकी चाहिए? बीटा की। यही पूछा गया था। चलो देखिए, हमको बीटा चाहिए। बीटा कैसे निकलेगा? बिना अल्फा की बीटा कैसे? दो कांस्टेंट एक साथ सॉल्व हो नहीं सकते। अभी मैंने आपसे बात कही, यहाँ पर सिंबल देख लीजिए। T क्या है? प्रेशर है। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। Z क्या है? डिस्टेंस है। और अल्फा जेड, सॉरी बेटा, यहाँ पर अल्फा जेड अपान ए। ठीक है, तो थीटा क्या है? टेम्परेचर। ठीक, इतनी चीजें। जरा एक की डायमेंशन देखो। P क्या होता है? F अपॉन ए। क्या बेटा निकलती है? m l माइनस 1 t माइनस ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी क्या? ml2 ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस डिस्टेंस का l और टेम्परेचर का। ठीक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब सोचो, पावर मैंने कहा ना कि किसी की पावर कोई डायमेंशन नहीं रखती है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। मतलब अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल m0 l0 t। ठीक, तो अल्फा जेड इक्वल क्या है? m0 l0 t0 इंटू के थीटा।
K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, m L2 t माइनस 2 थीटा माइनस k और थीटा की थीटा, फिर तो चला गया। अपॉन में आ जाओ, ये हमको मिला अल्फा जेड की वैल्यू, तो अल्फा जेड इक्वल सॉल्व कर लो, m L2 t माइनस 2 m L2 t माइनस 2 और ये कैंसिल। तो बताओ डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल m L2 t माइनस 2 और अपॉन में आ जाओ जेड, जेड क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का l, तो m l से l कैंसिल, m l t माइनस क्या मिल गई डायमेंशन ऑफ अल्फा में। ठीक, अब हमको क्या चाहिए कि बीटा की डायमेंशन। जरा देखो पावर को छोड़कर, इस पावर को छोड़कर, पावर की तो हो गई सॉल्व, क्या बचा p इक्वल अल्फा अपॉन बीटा, मतलब डायमेंशन ऑफ p किसके सेम है, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। हमको क्या चाहिए डायमेंशन ऑफ बीटा चाहिए, डायमेंशन ऑफ बीटा, तो p बीटा इक्वल अल्फा, तो बीटा इक्वल डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ p। तो बीटा बताओ क्या मिला, अल्फा की डायमेंशन कितनी है m l t माइनस 2, m l t माइनस 2, बताओ p क्या है m l माइनस 1 t माइनस 2, सॉल्व करो, m से m कैंसिल, m0 l माइनस 1 पर गया, l2 और t माइनस 2 कैंसिल, t माइनस 2 कैंसिल, t की पावर m l2 t0, m0 l2 t0, ये क्या मिला बीटा की, अल्फा की क्या थी m l t माइनस। ठीक है, कंफर्म हुआ, ये था पावर्स में, पावर्स वाली बात समझ गया। ठीक, अब आया एक टर्म कि मान लीजिए लिखा है y इक्वल a साइन ओमेगा t, तो क्या करें, सोचना, y इक्वल a साइन ओमेगा t, एक इक्वेशन लिखी है y इक्वल a साइन ओमेगा, कह रहा y क्या है डिस्प्लेस्ड, ठीक, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या नहीं, t क्या टाइम, कह रहा फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड t, सॉरी a एंड o। अब सोचो जरा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल होता है थीटा बाई टी, थीटा बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा की वैल्यू क्या निकली ओमेगा की। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है नो डायमेंशन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर सोचो कि साइन थीटा है, थीटा इक्वल ओमेगा टी, तो साइन थीटा इसकी डायमेंशन क्या m0 l0 t, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा m0 l0 t0। साइन के टर्म्स
कोई डायमेंशन नहीं। इसका मतलब ओमेगा टी, इसका मतलब हुआ कि ओमेगा टी किसके इक्वल है, m0 L0 T0। हमको ओमेगा फाइंड करना है, हमको किसकी डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ ओमेगा। तो m0 L0 T0 अपॉन में T। बताओ कितना आया, कितना आया, m0 L0 T माइनस, ठीक, किसकी मिल गई, ओमेगा। एंगल है नो डायमेंशन, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। थीटा इक्वल ओमेगा टी, थीटा एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है तो फिर आए y इक्वल ए। अब ये तो कंपोनेंट सॉल्व हो गया ना, ये एंगल का था, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो y डायमेंशन ऑफ y इक्वल डायमेंशन ऑफ a। इसका मतलब क्या, m0 L1 T0 किसकी हो गई, डायमेंशन ऑफ, कितनी हो गई, ओनली L। तो लिख जा सकते हो m0 L1 और T, ठीक है। चलिए अगर इसी में आपसे कहते y इक्वल a साइन ओमेगा t माइनस px, y इक्वल a साइन ओमेगा t माइनस px, फिर वही बात कहता है कि अब हम क्या करें, y इक्वल a साइन, y इक्वल a साइन ओमेगा t माइनस px, कह रहा है कि t क्या, टाइम, x क्या, डिस्टेंस, y क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछेगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ a ओमेगा t। जरा बताओ, हमको मालूम है साइन, इस पोर्शन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, मान लो साइन थीटा की कोई वैल्यू साइन 90, तो साइन 90 को क्या लिख सकते हो, साइन 60 प्लस 30 या साइन 40 प्लस साइन 45। इसी को और लिखा जाए तो साइन 45 प्लस साइन 45। इसी को क्या लिख सकते हो, साइन 30 प्लस लिख सकते हो। इसका मतलब है तो दोनों एंगल ना, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब है ये भी एंगल और ये भी क्या है, ठीक है। अगर एंगल है तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो a तो सिंपल है, डायमेंशन ऑफ y इक्वल डायमेंशन ऑफ a सॉल्व कर लेंगे। डायमेंशन ऑफ a इक्वल डायमेंशन ऑफ y क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी किसके इक्वल है, m0 L0 T। तो क्या सॉल्व करना है, ओमेगा कितना आ जाएगा, t डिवाइड में चला जाएगा तो m0 L0 T माइनस, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया a। k का निकाल लो, तो डायमेंशन ऑफ kx क्या बेटा, m0 L0 T, ठीक। तो बताओ k चाहिए, तो x डिवाइड में x क्या लेंथ है, तो m0 L-1 T, m0 L-1 T0, ये हो गया इसकी डायमेंशन, ठीक। कितनी बात करो, कंफर्म। चलिए अब करेक्टनेस क्या, तो करेक्टनेस तो आपको मालूम है ना, किसी की करेक्टनेस कैसे जज करेंगे कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, यही लॉ ऑफ होमोजेनिटी के रूल के हिसाब से कर लीजिए। अगर किसी की करेक्टनेस आपको चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे, हाउ टू चेक करेक्टनेस। तो मान लो ये लिखा है v इक्वल u प्लस AP, सबको मालूम है v क्या, फाइनल वेलोसिटी, u क्या,
इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या एक्सीलरेशन, और टी क्या है। तो बताओ फॉर्मूला में क्या है, या तो आप इसको इधर कर लो v माइनस यू माइनस ए टी इक्वल 0, या इसको ऐसे लिखा डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। बताओ v की क्या एल टी माइनस 1 माइनस u भी तो इस वेलोसिटी है एल टी माइनस 1 माइनस ए क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस 2 इंटू लगा टाइम t इक्वल 0। तो बताओ एल टी माइनस 1 माइनस एल टी माइनस 1 सॉल्व करो एल टी माइनस 1 इक्वल, देखो सबकी सेम है एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 एल टी माइनस, इसका मतलब फॉर्मूला कैसा है करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, ये फॉर्मूला करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। ऐसे ही आप कह रहे h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल 0। हाफ नंबर है, नंबर की कुछ होगी नहीं, तो h की क्या l माइनस g क्या ग्रेविटी एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस 2 और टाइम का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर इक्वल 0। जरा देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है l माइनस टी 0 कैंसिल है इक्वल, जरा देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो l इक्वल एल एच एस इक्वल किसकी को यहाँ पर भी यही कर सकते हैं एल एच एस इक्वल डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। ये क्या प्रोसेस है, किसी की करेक्टनेस को चेक, ठीक है। अब मान लो कोई फॉर्मूला गलत दिया, अब क्या उसकी करेक्टनेस चेक करो, तो क्या करना, मान लो फॉर्मूला हमको दे दिया t इक्वल 2 पाई अंडर रूट g अपॉन f। अगर देखो ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, अगर करेक्ट है तो उस फॉर्मूले में हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि LHS RHS इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म सेम हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर्मूला करेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू डिराइव फॉर्मूला पढ़ाया था। हाउ टू डिराइव फॉर्मूले का मतलब आपको मालूम था कि फॉर्मूले को सही कैसे किया जाता है। मान लो टाइम t इक्वल 2 पाई अंडर रूट g अपॉन n, तो आपने LHS में देखा कि टाइम है तो टाइम की t, आपने RHS में देखा कि 2 पाई तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, अंडर रूट g एल टी माइनस 2 और टाइम एल टी एल तो कैंसिल हो गया, p माइनस 2 हो जाए, p माइनस 2 को कैसे रख सकते हैं, p माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो आया t माइनस। हमने देखा कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, फिर क्या करें, तो हमको ये चीज मालूम थी फॉर्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटी है, हमको मालूम है g है, l है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि टाइम t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के और l के, तो टाइम t इक्वल कांस्टेंट के और g l जैसे पहले करते थे हाउ टू डिराइव पावर x पावर, इसको फर्स्ट में लिया, इसको क्या लिख सकते हो m0 l0 t1 इक्वल के g को lt माइनस 2 x l को l की पावर 1, जरा के यहाँ m नहीं है तो यहाँ m की पावर 0, यहाँ m नहीं है l की पावर 0, तो क्या लिख सकते हो m की पावर 0 m है नहीं, लिखो या नहीं लिखो, अगर लिखना चाहो तो m की पावर 0 ही रहेगी, ठीक है, कोई मतलब नहीं, m नहीं है तो कंपेयर मत कराइए। l देखो यहाँ 1 है x में,
यहाँ 1 है y, t कितना है -2x, l 1 है x में, l 1 है y में, तो x प्लस y, l में कंपेयर कराओ, l की पावर x प्लस y, l की पावर 0, l की पावर 0, l की पावर x प्लस y, तो x प्लस y इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस t1 है, t माइनस 2x है, माइनस 2x इक्वल 1, तो x इक्वल माइनस 1/2, x यहाँ रखो तो y कितना प्लस का x और y को इक्वेशन फर्स्ट में ले जाओ, इन इक्वेशन 1 में ले आओ, 1 में लाए तो t इक्वल k, g की पावर x, x कितना है -1/, l की पावर y, y कितना प्लस का 1/2, तो t इक्वल k, l की पावर 1/2 अपान में g की पावर 1/2, तो t इक्वल k अंडर रूट l अपान g, जहां पर k कितना था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना था 2 पाई था ना, तो t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l अपान, जरा LHS में देखो क्या है t, RHS में लेंथ की l, इसकी LT -2, l से l कैंसिल, t -2 ऊपर गया t +2, और t +2 को कैसे लिख सकते हो, t +2 कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट t1 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो t किसके इक्वल t के, अब हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो गया। कोई भी फॉर्मूला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट करना है तो LHS में जो क्वांटिटी है वो RHS में जितनी भी क्वांटिटी होती है उस पे सब पे डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाकर जितनी भी क्वांटिटी थी उनको सीधे लिख लो। अब पावर x y z जैसे हाउ टू डिराइव फॉर्मूले में करते थे उसी मेथड से सॉल्व करते चले। ठीक है, ये तो करेक्टनेस को चेक करने के लिए हो गया। अब लास्ट टॉपिक आया कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करते हैं? आपको मालूम है कि कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट किसका? न्यूमेरिकल वैल्यू का, और उसकी यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, फॉर्मूले के हिसाब से बनाइए, कैसे बनेगा? कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू, इसका मतलब है P इक्वल N1 U1। मान लो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको क्या होगी, क्वांटिटी वही रहेगी ना, N2 U। कन्वर्टिंग यूनिट सिस्टम में N1 U1 किसके इक्वल रहता है, N2 U2 के। ठीक है, क्या है? कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। जैसे मान लो हमसे आप उसने कहा कि फोर्स, एग्जाम्पल में मान लो उसने कहा 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट, गिवन वैल्यू क्या है N1 1, हमको N2 नहीं मालूम, लेकिन यूनिट मालूम है न्यूटन, न्यूटन मींस MKS, डाइन, डाइन का मतलब CGS। हमको MKS में दे रहा है और CGS में पूछ रहा है। MKS में आपको तो मालूम है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड। पहले फॉर्मूला बनाने, फाइंड क्या करना, N2, तो N2 इक्वल N1 U1 अपान U2। तो N1 बताओ डायमेंशन क्या होती है फोर्स की, डायमेंशन ऑफ फोर्स ML T-2, तो
तो 1 वाला है M1 L1 T1 माइनस 2 अपॉन में M2 L2 T2 माइनस, जरा कंबाइन करो एक साथ N1 M1 M2 एक साथ कर लो, M1 अपॉन M2 क्या पावर है कुछ नहीं तो 1, L1 अपॉन L2 कुछ नहीं तो, और T1 अपॉन T2 की पावर, ठीक है। अब देखो M1 क्या है, MKS में M1 क्या है, मास का सिंबल, तो kg में रहा, L1 MKS में मीटर में लेंथ, टाइम वही सेकंड, टाइम में किसी भी सिस्टम में वो सेकंड होता है। CGS में चाहिए तो M2 किसमें, मास किसमें पूछ रहा है, ग्राम में, L2 किसमें पूछ रहा है, सेंटीमीटर में, CGS में, और T2 तो बेटा वही रहेगा जो है। तो सॉल्व करो, N2 इक्वल M1 कितना 1, बताओ M1 क्या है, गिवन वैल्यू kg, M2 क्या ग्राम पावर, L1 किसमें है, मीटर में गिवन है, फाइंड किसमें करना, सेंटीमीटर में, पावर 1, T1 किसमें है सेकंड में, T2 किसमें है सेकंड में, पावर माइनस, तो N2 इक्वल 1 kg में कितने 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, और ये कैंसिल तो 1 की पावर माइनस, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये 1 है, यहाँ 1000 है, इंटू 100 है, किसी पावर 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ N2 की वैल्यू क्या मिली, 10 की पावर, N2 क्या 10 की पावर 5, याद रखोगे ना, इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल है 10 की पावर 5 डाइन के। जो सिस्टम गिवन है वो M1 L1 T1 के फॉर्म में रहता है, मतलब U1 में, और जिसको फाइंड करना है वो किसमें चला जाता है, M2 L2 T2 में चला। बात कंफर्म हुई, जो गिवन है वो M1 L1 T1 में रहता है, जो फाइंड करना है वो M2 L2 T2 में चला जाता है। ये MKS सिस्टम का न्यूटन, तो अब MKS का फुल फॉर्म सबको मालूम है, मीटर लेंथ मीटर में रहेगी, किलोग्राम मास किलोग्राम में रहेगा, सेकंड टाइम सेकंड में रहेगा, CGS में सेंटीमीटर लेंथ किस में रहेगी, सेंटीमीटर में, मास किस में रहेगा, ग्राम में, और टाइम किस में रहेगा, सेकंड। पॉज करके नोट कर लें, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। टोटली अच्छा, यूनिट सिस्टम में हमको सिर्फ ये देखना है कि क्वांटिटी जो दी है हमारी उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन हमको मालूम होनी चाहिए। अगर हमको इतनी चीजें मालूम है तो किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें गिवन है फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फाइंड value of force 100 dyne on a system based on meter, kilogram and minute, based on meter, किलोग्राम एंड मिनट। देखो फॉर्मूले को सब बदल दिया, तो फिर टाइम को कहा मिनट में लाओ, मास को केजी में लाओ, लेंथ को मीटर में लाओ, फोर्स 100 डाइन दे दिया उसने, फोर्स को उसने कितना दिया 100 डाइन, ठीक। इसमें कन्वर्ट करना है मीटर, किलोग्राम, मिनट में,
डाइन को सीजीएस फॉर्म में लाओ तो फोर्स को F इक्वल ma कहते हैं, m ग्राम में और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका ये बना। इसी को कन्वर्ट करना है ग्राम को केजी में, ग्राम केजी में, सेंटीमीटर को मीटर में और सेकंड को लाना है मिनट स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट करना है मतलब केजी इनटू मीटर अपॉन मिनट स्क्वायर में। तो यहां पर ये N1 गिवन है, कह रहा है यहां पर जो N2 है इसको लाओ। बताओ बेटा M1 किसमें है? ग्राम में। मास किसमें है? ग्राम में है अभी तक। L1 किसमें? सेंटीमीटर में। और T1 किसमें है? सेकंड। किसमें कन्वर्ट करना है? N2 को लाना है, कह रहा है केजी बनाओ, L2 को कह रहा है मीटर में लाओ और T2 को कह रहा है बेटा मिनट में। ठीक, बताओ फॉर्मूला। फॉर्मूला में N1 U1 किसके इक्वल? N1 U1 इक्वल N2 U2। N1 चाहिए, सॉरी N2 चाहिए, तो N1 U1 अपान U2। अब सोचो N1 U1 क्या है? फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन MLT-2 है ना। तो M1 L1 T1 की पावर माइनस अपान में M2 L2 T2 की पावर माइनस। एक साथ लिखो तो क्या लिख सकते हो? M1 अपान M2, एक साथ करो, पावर कुछ नहीं तो 1। L1 अपान L2 कुछ नहीं, पावर 1 और T1 अपान T2 की पावर माइनस। N2 N1 कितना? 100। बताओ M1 किसमें था? डाइन सीजीएस, तो ग्राम में था। M2 किसमें चाहिए? केजी में। L1 किसमें? सेंटीमीटर में। L2 किसमें निकालना है? मीटर में। T1 किसमें है? सेकंड में। T2 किसमें चाहिए? मिनट में की पावर माइनस। तो N2 इक्वल 100, यहाँ केजी 1000 ग्राम, तो ग्राम अपान 1000 ग्राम। ठीक है। सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है। -2 है, उल्टा कर दो, मिनट को ऊपर कर दो, सेकंड को नीचे कर दो, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस। मिनट 60 सेकंड अपान सेकंड पावर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो N2 इक्वल बताओ कितना? 100। क्या पावर कुछ नहीं है ना, 1 अपान 1000, ये 1 अपान 100 और 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60, तो 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल 1, तो 6 6 है 36, तो N2 इक्वल 36/10। तो बताओ N2 कितना मिला? 3 मतलब यहाँ जो ये चीज थी, यूनिट थी, इसको कन्वर्ट करने में कितनी वैल्यू आई? 3.6। कितनी आ गई? 3.6। समझ आया? पॉज कर दो। जो गिवन है वो M1 L1 T1 है और जो फाइंड करना है वो M2 L2 T2 में। हमको उसकी डायमेंशन आनी चाहिए, अगर डायमेंशन नहीं आती है तो उस फॉर्मूले को सॉल्व नहीं कर सकते। डायमेंशन जरूरी है ना। एक लास्ट देख लेते हैं। उसने कहा 20 जूल ऑफ सिस्टम विच हैव 20 जूल ऑफ सिस्टम which have 10 centimeter 1 kg, 10 centimeter 1 kg
and half minute as a fundamental unit of length, mass and time। ये तो आपको मालूम है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और अब थोड़ा यहाँ अलग अलग से दे दिया तो कोई बात नहीं। जूल, वर्क W, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्या kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, क्या लिखते हो kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, मतलब 20 जूल क्या है MKS SI सिस्टम, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है जैसा ये लिखा है, kg को क्या रहा kg में ही लो, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लो और सेकंड वाले को मिनट स्क्वायर। इसका मतलब है ये N1 है, क्या फाइंड करना है N2। लिख लो M1 किस में दिया है kg, मास किस में दिया है, L1 किस में मीटर में, T1 किस में सेकंड। बताओ M2 किस में चाहिए kg, L2 किस में चाहिए, किस में चाहिए सेंटीमीटर, और T2 किस में चाहिए मिनट। ठीक, फोर्स वर्क की डायमेंशन ऑफ वर्क, जूल वर्क है या एनर्जी होगा तो ML2T माइनस, इसी का फॉर्मूला मान लीजिए N1U1 इक्वल N2U2, क्या चाहिए N2, N1 U1 क्या है M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 अपॉन में M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2, तो N2 इक्वल N1 M1 अपान M2 ये हो गया पावर 1, L1 अपान L2 की पावर 2 प्लस का 2 और T1 अपान T2 की पावर, बताओ M1 कितना 20, M1 किस में गिवन है kg में ही है और kg में ही निकालना, तो kg अपान kg पावर, L1 मीटर में है किसमें चाहिए सेंटीमीटर, कितना है L2 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बनाना, L2 किसमें था सेंटीमीटर में, कितना बना था 10, कितना 10 सेंटीमीटर, हाफ मिनट, हाफ मिनट। तो बताओ T1 कितना है सेकंड और T2 हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड, हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड की पावर माइनस, ये कैंसिल, तो N2 इक्वल 20 मीटर का 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर पावर 1, सॉरी पावर 2 है, पावर 2 है, सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल, पलट दीजिए माइनस को प्लस करना है, 30 सेकंड अपॉन सेकंड की पावर 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो N2 इक्वल 20 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना 100, 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर तो 30 इंटू 30, बताओ इंटू कितने 0, 1 2 3 4 5, 5 0 हो गए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 की पावर, N2 कितना मिला, यहाँ पर N2 कितना मिला, कितना मिला 18 इंटू 10 की पावर, ठीक है। कंफर्म हो गया, ठीक। तो ये आपका लेक्चर आज यही खत्म होता है। आपको कन्वर्ट यूनिट सिस्टम के बारे में बता दिया गया, कैसे एबी की डायमेंशन फाइंड करनी, कांस्टेंट में क्या है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो ठीक है।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।